मिट्ठू तोता अपनी पसंदीदा लड़की मिट्ठी तोती से शादी करने वाला था। पूरे गांव को हर पक्षी के घर जा जाकर वो न्योता देते हैं, मगर काले कौवे को कोई भी शादी में बुलाने को तैयार नहीं था। मीठी तोती अपने होने वाले पति मिट्ठू तोते से कहती है, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया। ये काला कौवा बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। इसने मुझे दिन रात परेशान किया है। मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ, तुमने इसे ना बुलाकर मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी खुशी के आगे मुझे और क्या चाहिए मीठी। तोता और तोती बहुत खुश थे। जंगल के सभी पक्षी उनकी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही कौवे को ये बात पता चलती है कि सभी पक्षियों को बुलाया गया है सिवाय कौवे को छोड़कर, तो उसे बहुत ईर्ष्या होती है। अब वो तोता और तोती को परेशान करने की योजना बनाने लगता है। अगले दिन शादी के जोड़े में बैठी हुई तोती अपने जेवरों को ढूंढ रही थी। अरे कहाँ गए? कहाँ गया मेरा हार? यहीं तो रखा था। तोते ने कितने प्यार से शहर से मेरे लिए वो जेवर लाए थे। अब मैं क्या पहनूंगी? ये मेरे साथ क्या हो गया? तोती जोर जोर से रोने लगती है। बारात पहुंच जाती है। तोता हैरान था कि तोती अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। तोते की बात सुनकर तोती फिर से रोने लगती है। मेरा सपना टूट गया। मैंने तो सोचा था आज तुम्हारे खरीदे हुए अच्छे अच्छे जेवरों को पहनूंगी, पर पता नहीं सब कहाँ चले गए हैं। रात में मैंने यहीं रखे थे। मिट्ठू, मेरी बात का यकीन करो। मिट्ठू मिट्ठी से कहता है, कैसी बातें करती हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझे जेवर नहीं, तुमसे शादी करनी है। चलो चलो जल्दी करो, फेरों के लिए देरी हो रही है। तभी मिट्टी की सभी सहेलियां फूलों से बनाए हुए सुंदर सुंदर जेवर उसके लिए लेकर आती हैं और उसे पहना देती हैं। अब मिट्टी पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छा है। तुम लोग बहुत अच्छे हो। मिट्ठू और मिट्टी शादी कर लेते हैं। सभी पक्षी बहुत खुश थे। बेचारा कौवा दूर से ईर्ष्या में फिर से कुढ़ता रहा और जेवरों को अपने पास रखकर उसने सोचा, क्या फायदा? ना तो इन्होंने मुझे शादी में बुलाया और ना ही इस चोरी का कोई फायदा हुआ। मुझे अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। मीठा बोलूंगा, सबके साथ मिलकर रहूंगा, तो हर कोई मुझे शादी में बुलाएगा। मुझे जाकर माफी मांगनी चाहिए। कौवा तुरंत शादी होते ही दोनों के सामने आ जाता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। तोता और तोती उसे माफ कर देते हैं। लंबे पैरों वाला चूहा। गर्भवती चूहिया बहुत जल्द अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। एक दिन उसका पति चूहा उससे कहता है, मेरी बात सुनो। मैंने सुना है कि अगर गर्भवती महिला बहुत खूबसूरत चीजें देखे तो बच्चे पर असर पड़ता है। तुम हमारे बच्चे को बहुत खूबसूरत पैदा करना। मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा जिराफ के साथ मत घूमा करो, कहीं वो भी इतना लंबा निकल आया तो। चूहिया ये बात सुनकर जोर जोर से हंसती है। कैसी बातें करते हो? मैं मानती हूँ कि जिराफ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे भाई की तरह है। हर रोज मैं उसी के साथ समय बिताती हूँ, मगर इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि हमारे बच्चे पर उसका असर पड़ेगा? मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। हाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारी जाति अलग है। हम जिराफ नहीं, चूहा है। चूहे ने तो बहुत समझाया, लेकिन चूहिया कभी उसकी बात ही नहीं मानती थी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त जिराफ के साथ दिन भर जंगल में घूमती थी। एक दिन जब बच्चा होने का समय आता है तो चूहिया जोर जोर से चिल्लाती है, ये क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी? थोड़ी ही देर में चूहा घर लौटता है और लंबी टांगों वाला चूहा देखकर वो हैरान रह जाता है। हाँ, ये क्या? ये किसका बच्चा है? चूहिया बहुत हैरान होकर अपने पति से कहती है, हाँ, ये हमारा ही है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि सारा दिन जिराफ के साथ घूमने के बाद हमारा बच्चा इतनी लंबी टांगों वाला होगा।
अब तो हम इस बिल में रह ही नहीं सकते। हमें अपना घर जल्द से जल्द बदलना होगा। चूहा यह सब देखकर बहुत हैरान रह जाता है। मैं मानता हूँ ये मेरा बेटा है, मगर तुम्हारी संगत के कारण इसकी आकृति इतनी अजीब हो गई। अब बोलो जिराफ से कुछ करे। थोड़ी देर में जिराफ वहाँ आ जाता है और चूहिया से कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, आओ, बच्चे के लिए नया घर मैंने पहले से बना कर रखा है। मैं भी मन ही मन डरता था कि मेरी बहना सारा दिन मेरे साथ रहती है, कहीं ये बात सच ना हो जाए। आओ लंबी टांगों वाले चूहे, चलो नए घर में। जिराफ एक बहुत खूबसूरत सा बिल उस परिवार को दे देता है। अब चूहा और उसका परिवार खुशी खुशी नए घर में रहने लगते हैं। लेकिन लंबी टांगों के होते हुए ये बात जंगल के सभी लोगों को बहुत अजीब लगी। सभी ने चूहे से कहा, ये तुम अपनी पत्नी को गलत कह रहे हो कि ये जिराफ के कारण हुआ है। चूहों में 100 साल के बाद एक चूहा लंबी टांगों का पैदा होता है। ये वही है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो चूहे। ये तुम्हारा बच्चा हमारे जंगल के लिए वरदान है। ये बात सुनकर चूहे के मन में प्रसन्नता छा जाती है। चूहा और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अब एकदम खुशी के साथ वो अपना जीवन जीने लगते हैं। समझदार मगरमच्छ, शेर और बंदर। बंदर की तो हमेशा से आदत रही है कि वो जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की नकल उतारता था, मगर उसने कभी भी शेर की नकल नहीं उतारी, क्योंकि राजा शेर अक्सर अपनी गुफा के अंदर ही रहता था। एक दिन राजा शेर का जंगल में घूमने का मन हुआ। घूमते घूमते राजा शेर एक प्यारे से तालाब के पास आकर बैठ गया और अपने आप से बातें करने लगा। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। अभी राजा ने इतना कहा ही था कि तालाब के पास के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर उसकी नकल करता है और वही बातें दोहराने लगता है जो शेर कहता है। कितना सुंदर नजारा है। ये कौन बोला? ये कौन बोला? बंदर ने फिर से उसकी नकल उतारी। राजा शेर परेशान होकर खड़ा हो जाता है। कौन है ये बदतमीज? कौन है ये बदतमीज? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंदर, तुम्हारी ये हिम्मत अभी बताता हूँ। बंदर, हाँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर बंदर उछलता हुआ दूसरे पेड़ और दूसरे से तीसरा पेड़ ऐसा करता करता जंगल के बीचों बीच तुरंत पहुंच जाता है। राजा शेर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। कल आना, कल तो तुझे जिंदा चबा डालूंगा। राजा को बंदर की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सब होता हुआ मगरमच्छ पानी के अंदर अंदर बैठा देख रहा था। अचानक थोड़ी देर बाद राजा शेर वहाँ से गायब हो जाता है और बंदर वापस लौट आता है। मगर ये क्या, बंदर के हाथ पर चोट लग गई थी। ये ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे हाथों पर। मजे से लटक कर जा रहा था, कांटे वाली झाड़ियों में फंस गया। अरे वैद जी, कहाँ हो? मगरमच्छ जंगल का वैद था। मगरमच्छ पानी से निकलता है और बंदर की मरहम पट्टी करता है। मगरमच्छ बहुत समझदार था। उसने राजा शेर को पीछे से आते हुए देखा और समझ गया कि इस बार राजा शेर बंदर को कच्चा चबा जाएगा। समझदार मगरमच्छ ने बंदर को इशारा किया और कहा, जब तक मैं ना खाऊं चुप रहना। बंदर सर हिलाता है। तभी मगरमच्छ बंदर से कहता है, वाह, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं हमारे राजा जी के बारे में। मैं भी यही मानता हूँ कि हमारे राजा शेर से बेहतर इस जंगल में कोई जानवर नहीं है। मगर तुम आज जिस तरह से उनका मजाक बना रहे थे, जब मुझे बता रहे हो तो उन्हें भी मिलकर इस बात की माफी जरूर मांग लेना। अपनी बड़ाई सुनकर राजा शेर बहुत प्रसन्न हो जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बाद में मगरमच्छ बंदर से कहता है, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया,
मगर याद रहे, अपने से शक्तिशाली का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। समझ गया। बंदर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है। राजा शेर जंगल में सालों से एक गुफा में रहता आया था। उसके पूर्वज भी उसी गुफा में रहा करते थे। एक दिन तेज तूफान और भूकंप के झटके आए और उसके अंदर पूरी गुफा टूटकर बिखर गई। जैसे तैसे राजा ने अपने परिवार के साथ किसी पेड़ के नीचे शरण ली। सुबह होने पर जब बाकी जानवरों की हालचाल पूछने के लिए राजा शेर और उनकी पत्नी निकले, तो उन्होंने पाया कि बहुत से जानवरों के घर, पेड़ पौधे टूट चुके हैं। लेकिन जब बाकी जानवरों को इस बात का पता चला कि उनके राजा शेर भी अब बेघर हो चुके हैं, तब उन्हें इस बात की बहुत चिंता होने लगी। राजा शेर ने अपनी प्रजा से कहा, कल रात के भूकंप के कारण पूरा जंगल तहस नहस हो गया। मैं देख पा रहा हूँ दूर दूर तक बहुत से बड़े बड़े पेड़ तक टूट गए, जो बरसों से हमारा साथ देते आ रहे थे। हमें बहुत दुख है, मगर अब हमें इस दुख से उभरना है। उसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। हर कोई अपने पड़ोसी के साथ कुछ दिन गुजार सकता है और धीरे धीरे अपना नया घर बना सकता है। राजा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि अचानक से एक चूहा बोल पड़ा, मगर महाराज, आपकी गुफा भी टूट चुकी है। आपको अपने घर में कहाँ रखें? हम सबके घर तो बहुत छोटे हैं और आप हमारे महाराजा हैं। हमें बहुत दुख है। अब हम क्या करें? चूहे की बात सुनकर मुर्गी ने कहा, महाराज, चूहा बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे छोटे छोटे घर में आप जैसे महाराज कैसे रह सकते हैं? राजा अपनी प्रजा से खुश होकर कहता है, आप लोगों को मेरी इतनी चिंता है, यह सोचकर ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कोई बात नहीं, आजकल तो जमाना बदल गया है। मैंने देखा है आसपास के मेरे मित्र जंगल में तो रहते हैं, मगर राजा होने के कारण अब वो गुफा में नहीं, लकड़ी का घर बनाकर रहते हैं। मगर अफसोस, मुझे तो लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। मुर्गी तब कहती है, महाराज, मुझे आता है। आप आज्ञा दें, हम सब मिलकर आपके लिए सुंदर सा लकड़ी का घर बना देते हैं। ठीक है मुर्गी, तुम अध्यक्षता करो और हमारे लिए सुंदर सा लकड़ी का महल तैयार करो। मुर्गी एक बहुत अच्छी कारीगर थी। उसने सभी पशु पक्षियों को अपने साथ शामिल कर लिया और कुछ ही दिनों में राजा के लिए खूबसूरत लकड़ी का घर बना डाला। राजा शेर उस घर में जाकर बहुत खुश था। उसने कहा, अरे वाह, इसीलिए कहते हैं हर आपदा के बाद कोई ना कोई खुशी जरूर मिलती है। हर मुसीबत के आगे नया रास्ता निकल ही जाता है। हमारी प्यारी मुर्गी बहन ने इतना सुंदर खूबसूरत घर बनाकर हमें बहुत खुश किया। आज से मैं यहीं रहूंगा। आप लोग भी अपने नए घरों में जल्दी रहना शुरू कर दें और भगवान की आराधना करें कि दोबारा हमारे जंगल में इस तरह की आपदा कभी ना आए। सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगते हैं। मुर्गी का लकड़ी का घर। रघु नाम का एक ग्वाला था। उसके पास गाय, भैंस, बकरियां तो थी ही, साथ ही साथ मुर्गियां भी पालता था। उसके पास इतने सारे पशु थे कि उनका ख्याल रखने में उसका सारा दिन बीत जाता था। मुर्गियां इतनी ज्यादा थीं कि रोज रोज उन्हें गिनना रघु के बस की बात ही नहीं थी। उन्हीं में एक बहुत ही चालाक और चतुर मुर्गी थी। रघु हर रोज एक मुर्गी को बेच दिया करता था। जैसे ही कोई व्यापारी मुर्गी खरीदने के लिए आता, तो चतुर मुर्गी कहीं ना कहीं जाकर छिप जाया करती थी। ऐसा करते करते कई दिन, कई महीने निकल गए। धीरे धीरे उसने लकड़ियां इकट्ठा करके कोने में एक छोटा सा लकड़ी का घर भी बना लिया था, जहां वो सुबह और शाम छुप कर रहा करती थी। आह, ये
अच्छा जीवन है। खाओ पियो मजे करो और सुबह शाम अपने लकड़ी के मजेदार घर में आके आराम करो। हाँ, ये हुई ना बात। अब करती हूँ मजे। रघु गया किसी और मुर्गी को बेचने। लेकिन एक दिन उसने देखा कि बहुत सारी मुर्गियां अलग नजर आ रही हैं और एक मुर्गी को अलग ही नजर आ रही है। अरे, ये मुर्गी अलग ही नजर आ रही है। लगता है कई दिनों से इसका नंबर नहीं आया। अब इसे बेच ही देता हूँ। अगले ही दिन जब व्यापारी आया तो चतुर मुर्गी की चालाकी नाकामयाब हो गई। उसने उसे लकड़ी के घर में देख लिया। लगता है रघु ने मुझे देख लिया है। अब मैं क्या करूं? मगर अब छुपने की कोई जगह बची नहीं है। हाय रे मेरा मोटापा, इसने तो सारी पोल खोल दी। अच्छा, तो ये बात है। ये लकड़ी का घर इसी मुर्गी ने बनाया है और सुबह शाम दाना खा के इसके अंदर छुप जाती है। बड़ी चतुर है। मगर बच के रहना, अब अगला नंबर मुर्गी तेरा ही है। और रघु ने उसे बाहर निकालकर व्यापारी को बेच दिया। बेचारी मुर्गी काफी समय तक तो अपनी जान बचाती रही, लेकिन लकड़ी के घर ने उसकी जान तो बचाई, मगर हमेशा हमेशा के लिए उसे अब दूर भी करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि लकड़ी के घर में रहना अब उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि अब रघु ने जो उसे देख लिया था। हे भगवान, रघु ने मेरे सारे चीजों पर पानी फेर दिया। अब इस व्यापारी के साथ इसके घर जाना होगा। सोचती हूँ वहाँ चलकर एक और लकड़ी का नया घर बना लूंगी और अपना नया बसेरा तैयार कर लूंगी। और इस तरह मुर्गी अपने नए घर की तरफ व्यापारी के साथ चल पड़ती है।